नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आज की इस वीडियो में। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हाइल बाइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी करने से पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए या फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, इस बारे में आज का हमारा वीडियो रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स है। इन 9 डॉक्यूमेंट्स को अगर आप चेक कर लेते हो कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं रहेगी। आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा नॉलेज आ जाएगा, लीगलिटी समझ आ जाएगी। ठीक है, सो यही आज का पूरा वीडियो रहने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, सो दोस्तों पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेल, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बिटवीन द बायर एंड सेलर। ठीक है, सो जो भी आपका सेल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरा का पूरा इस एग्रीमेंट टू सेल में होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसमें पूरा आपका टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाला है कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस में आपने ये जो डील है वो आप कर रहे हो। ठीक है, और आपका जो भी प्राइस जो भी इसमें डिस्कस हुआ रहेगा, जो भी आपका प्राइस जो आपका फिक्स हुआ रहेगा वो भी एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन रहने वाला है और इसे बायर और सेलर दोनों मिलकर इसे साइन करेंगे। ओके, सो बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो भी नए लोग हैं, जो पहली बार घर खरीदी कर रहे हैं, उनमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है और सेल डीड क्या होता है। ठीक है, दोनों भी एक ही है ऐसा लगता है लोगों को। सो नहीं, एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल डीड के पहले बनता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका जो भी एग्रीमेंट जो है वो जो भी तय हुआ है करने का, उसके बारे में सिर्फ यहाँ पर नॉलेज रहेगा। आपने जो भी प्राइस आपने डिसाइड की है उसका ही सिर्फ नॉलेज रहने वाला है इसमें। ठीक है, सो सेकेंड डॉक्यूमेंट जो है वो दोस्तों वो है आपका सेल डीड या फिर एग्रीमेंट, आपका सेल एग्रीमेंट। ठीक है, सो ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों ये एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का ये डॉक्यूमेंट रहता है, जो कि आपका सब रजिस्टर का जो ऑफिस रहता है, आपका जो रीजनल सब रजिस्टर, उसके पास जाके आपको इसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। ठीक है, आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है इसके लिए। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है वो ये सेल डीड आपका एग्जीक्यूट होता है। इसमें आपका पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन है उसका पूरा डिटेल्स रहेगा, आपके प्रॉपर्टी का भी डिस्क्रिप्शन रहेगा इसमें। जैसे क्या हमने देखा था कि अपना जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें जो होता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपका पूरा जो डिस्क्रिप्शन रहेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर इंडेक्स 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है। ओके, इसके बाद में दोस्तों तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका चेन एग्रीमेंट। चेन एग्रीमेंट जो है वो ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, चेन ऑफ जो आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा ये ओनर्स का। ठीक है, कि पहले अगर बिल्डर ने अगर बनाया हुआ है, मान लीजिए कि आप कोई अगर रीसेल का अगर आप कोई फ्लैट ले रहे हो, ठीक है, तो इस रीसेल फ्लैट में कैसे होता है कि पहले अगर ये 10 साल पुराना अगर कोई प्रॉपर्टी है, तो 10 साल पहले जिस बिल्डर ने बनाया है उस प्रॉपर्टी को, उसने सेल किया किसी XYZ को। ठीक है, फिर बाद में उसने वापस से सेल किया किसी और को। ठीक है, और अभी जो आप जो है वो नए बायर हो, जो कि अभी आप ये घर खरीदी करने के लिए आए हो। तो ये जो पूरा जो एक चेन है बिल्डर से लेके आप तक का ये पूरे इसमें चेन एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। इन्हें आपको चेक करना है थ्योरली कि किसके पास से किसके पास गई है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पे क्या हुआ है, कुछ लोन्स है, ये सब आपको इन चेन एग्रीमेंट्स में आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इज गिवन बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। ये जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मिलता है, नगर निगम की तरफ से मिलता है आपके बिल्डर को। ठीक है, जो भी आपका उन्होंने जो भी बिल्डिंग में आप फ्लैट ले रहे हो उन्हें, ओके, कि जो भी प्लान सैंक्शन करके लिया था उस हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन किया है या नहीं, सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा हुआ है या नहीं, ये सब एक बार चेक करने के बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू करती है। तो ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये कल को नहीं होगा, ठीक है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर फ्लैट का या फिर उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी का, तो फिर क्या है कि कल को आके नगर निगम अगर कह देगी कि नहीं ये जो आपने जो बिल्डिंग जो बांधा हुआ है ये
एज़ पर प्लान या फिर एज़ पर सेफ्टी कंसर्न या फिर एज़ पर रूल्स के हिसाब से नहीं बांधा है तो वो डिमोलिश कर सकते हैं या फिर कुछ और वो लीगल एक्शन उसके ऊपर ले सकते हैं। तो बाद में इन झमेलों में ना फंसना पड़े इसलिए पहले ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है या नहीं ये आप रीसेल केस में ज़रूर देखें। ठीक है, बाद में आता है आपका इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये जो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट रहता है ये सब रजिस्टर का जो ऑफिस रहता है ना वहाँ से आपको ये मिल जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है मोटा मोटी कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई लोन है या फिर कभी क्या होता है कि बहुत पुराना प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लोन्स चल रहे हैं या फिर कुछ और लिटिगेशन चल रहा है ये आपको पता नहीं रहता। लेकिन ये सब रजिस्टर ऑफिस में अगर आप जाओगे 100-200 रुपये का एक फॉर्म रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्म अगर आप फिल करके अगर उनको आप दे दोगे तो फिर वो 15 से 20 दिन के अंदर आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर का जो भी उनका रिपोर्ट है वो पूरा का पूरा आपको दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ लोन चालू है या फिर कुछ और लिटिगेशन चालू है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। देखिए इसका ज़रूरी कैसा है कि अगर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई अगर लोन चालू है, ठीक है, और अगर आप अगर उस प्रॉपर्टी को अगर आप ख़रीद लेते हो तो जो सेलर है वो तो बेच के निकल जाएगा। ठीक है, फिर बाद में क्या है कि 4 साल 5 साल के बाद अगर कोई अगर फाइनेंस कंपनी या फिर कोई बैंक वाला आके अगर खड़ा रह जाता है कि बाबा इसके ऊपर तो लोन चल रहा था, ये इसके जो डॉक्यूमेंट्स है ये हमारे पास अगर पड़े हुए हैं, तो फिर वो जो ये सब जो ये फ्रॉड होता है ना, इस फ्रॉड से बचने के लिए ये इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट काफ़ी ज़रूरी होता है, जो कि सब रजिस्टर ऑफिस में अगर आप जाओगे वहाँ पे 100-200 रुपये का एक फॉर्म रहता है, उसे फिल करके आप उनको दोगे तो वहाँ से आपको एक 15 से 20 दिन के बाद आपको वो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद का जो है आपको डॉक्यूमेंट है वो है पोजीशन लेटर। ठीक है, और पोजीशन लेटर इज़ ऑफर्ड बाय द बिल्डर और डेवलपर। ठीक है, ये जो बिल्डर और डेवलपर के थ्रू मिलता है। ठीक है, अगर कोई भी अगर प्रॉपर्टी अगर बांधा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई अगर नया बंदा अगर फ्लैट लेता है, ठीक है, बिल्डर से, तो बिल्डर उसे ये पोजीशन लेटर देता है। और ये पोजीशन लेटर तब देता है वो जब कोई ड्यूज़ अगर बाकी रहेंगे। ठीक है, अगर मान के चलो अगर 30 लाख 50 लाख का कोई अगर प्रॉपर्टी है, ठीक है, 50 लाख का अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर 50 लाख में से किसी भी होम बायर ने अगर उस टाइम पे बिल्डर को पूरे पैसे अगर नहीं दिए रहेंगे, 1-2 लाख अगर रखे हुए रहेंगे, ठीक है, पे करने के, तो फिर बिल्डर जो उसे पोजीशन लेटर देगा नहीं। ठीक है, सो ये पोजीशन लेटर अगर उसके पास रहेगा तो मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से फ्री हो चुकी है बिल्डर की तरफ से। ओके, सो बिल्डर वापस आके क्लेम नहीं कर पाएगा उसके ऊपर, या फिर कोई भी आपको लीगल वहाँ पर इशू है वो आपको होगा नहीं। तो इसीलिए आपका जो पोजीशन लेटर है ये होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा आता है अलॉटमेंट लेटर। ओके, ये अलॉटमेंट लेटर है, ये भी जो डॉक्यूमेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। ये जो अलॉटमेंट लेटर है ये पर्टिकुलर फ्लैट प्रॉपर्टी कार पार्किंग का आपको जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो रहता है। ठीक है, इसे इस तरीके से देखिए कि अगर मान लो आपने किसी 10 साल पुरानी या फिर 5 साल पुरानी अगर बिल्डिंग में अगर आप ले रहे हो फ्लैट, ठीक है, वहाँ पे आज के तारीख में आप जाते हो फ्लैट लेते हो, कल को आपके पास कार है और आप जाके वहाँ के पार्किंग में जाके अगर आप कार लगा देते हो और आपने पहले कुछ इंक्वायरी की नहीं है, आपके पास अलॉटमेंट लेटर है नहीं पार्किंग का, तो इस केस में ये हो सकता है कि जो पर्टिकुलर जो सोसाइटी है या फिर वहाँ का वॉचमैन है वो आपको बोल दे कि यहाँ पे आप कार नहीं लगा सकते, या फिर क्योंकि आपके पास उस पार्किंग का अलॉटमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि बहुत से बार ये हुआ है और बहुत से बार ये होता भी है कि जो भी नए लोग जो भी लोग रहते हैं रीसेल में फ्लैट जो भी लेते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि वो देखते नहीं हैं कि उसमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है उनको कार पार्किंग या फिर कुछ और। तो फिर क्या होता है कि वो ना देखने की वजह से ही एक इशू हो जाता है फिर बाद में घर लेने के बाद कि आपने इतना बड़ा घर तो ले लिया लेकिन आपको कार पार्क करने के लिए जगह नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है कि प्रॉपर आपका एक सोसाइटी की तरफ से अलॉटमेंट लेटर या फिर आपका बिल्डर की तरफ से जो अलॉटमेंट लेटर होता है कार पार्किंग का या फिर और भी किसी चीज़ का, तो ये एक बार आपको चेक करना है कि है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है एक प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। ये प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट जो है वो पर्टिकुलर आपका प्रॉपर्टी का फ्लैट का रहेगा। ठीक है, जो भी प्रीवियस ओनर है इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि आप जो पर्टिकुलर जो पर्सन है, ठीक है, जो फ्लैट आपको बेच रहा है, ठीक है, वो फ्लैट एक्चुअल में उसी के नाम का है या नहीं है, या फिर उसका ओनरशिप उस फ्लैट के ऊपर है या नहीं है। ये भी देखने के लिए आप इस टैक्स रिसिप्ट का आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर उस टैक्स रिसिप्ट के ऊपर अगर उसका ही नाम रहेगा तो मतलब बाकायदा उसका वो फ्लैट है। ठीक है, और इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि प्रॉपर्टी टैक्स का कि
जो पर्टिकुलर आपका फ्लैट है या फिर पर्टिकुलर आपका जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर उसने अगर टैक्स अगर भरा नहीं रहेगा, ठीक है, मान लो अगर 10 साल से वो उस घर में रह रहा है, ठीक है, या फिर वो जो लैंड है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर अगर उसका वो रहेगा, ठीक है, और अगर पिछले 5 साल में अगर उसने अगर प्रॉपर्टी टैक्स अगर पे ही किया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आज वो आपको घर बेच के अगर निकल जा रहा है, ठीक है, तो होता कैसा है कि कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या फिर नगर निगम जो है वो क्या करते हैं कि जब भी उनको फाइनेंशियल का जब भी उनको इशू आता है, ठीक है, सो सबसे पहले उनका जो फेवरेट जो ये रहता है वो रहता है कि जितने भी टैक्स अभी तक पे नहीं किया है जिन लोगों ने, उनके पास जाके प्रॉपर्टी टैक्स उनसे वसूल कीजिएगा। तो फिर वो आ जाएंगे आपके घर में और आपको बोलेंगे बाबा कि ये पिछले 5 साल का जो आपको जो टैक्स है वो आपने भरा हुआ नहीं है, तो अभी आपको भरना पड़ेगा। तो वो आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भरते हो तो फिर बाद में फिर जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रहेगी वो आपके तो फिर तो वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। हो सकता है कि आपका घर भी सीज कर ले, ठीक है, और हो सकता है कि वो अमाउंट अगर बड़ा रहेगा तो फिर उस टाइम पे आप कहाँ पे सेलर को ढूंढोगे, ठीक है, वो तो हाथ खड़े करके निकल जाएगा। सो इसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स उसने भरा हुआ है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट उससे लेटेस्ट वाला लेना ही है। ओके, उसके बाद आता है आपका दूसरा सोसाइटी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ठीक है। जब भी आपका पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने वाला होगा या फिर कुछ, तो आपका जो सोसाइटी की तरफ से जो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहेगा, या फिर अगर सोसाइटी एस्टेब्लिश नहीं हुई रहेगी तो एक बिल्डर की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि इसमें लिखा हुआ रहता है नॉर्मली कि आपके जो ड्यूज़ है या फिर सोसाइटी का मेंटेनेंस है या फिर वेलफेयर फंड है या फिर कुछ भी अगर ड्यूज़ किसी भी तरीके का ड्यू रहेगा, ठीक है, तो ये ड्यू जो है आपके प्रीवियस ओनर ने पे कर चुका है, ठीक है, और सोसाइटी को कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है कि ये उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र करे आपके नाम पर, ठीक है। तो इसके लिए ये जो सोसाइटी एनओसी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोसाइटी एस्टेब्लिश नहीं हुई रहेगी तो ये बिल्डर एनओसी होता है, तो ये बिल्डर एनओसी आपको लेना पड़ेगा उनके तरफ से, बिल्डर की तरफ से, कि उसमें भी सेम चीज़ लिखी होगी कि जो भी उनके ड्यूज़ रहेंगे वो सब क्लियर हो चुके हैं और अभी आपको ये ट्रांसफ़र करने की उन्होंने परमिशन दी हुई है और ये कर सकते हैं, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट ये जो डॉक्यूमेंट है ना दोस्तों, ये आपको बाद में भी काम आता है। अगर कभी कोई लीगल इशू अगर हो जाता है, कोई अगर उस घर के ऊपर अगर मालिकाना हक अगर दिखाने के लिए अगर आ जाता है, तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो बाद में आपको काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। और तो यही थे दोस्तों 9 डॉक्यूमेंट जो कि हमें चेक करने चाहिए बिफोर बाइंग अपना कोई भी प्रॉपर्टी। आप अगर खरीदी करने के लिए जाते हो, कोई भी प्रॉपर्टी में अगर आप डील करने के लिए जाते हो, तो ये 9 डॉक्यूमेंट जो है ये आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।